हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज के इस सेशन में बात करेंगे संजीव डेस्क वर्क मॉडल पेपर नंबर 5 उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा 12th विषय इतिहास के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने इस चैनल पर जो संजीव डेस्क वर्क की जो इतिहास जो डेस्क वर्क है ना, इतिहास विषय के मैंने क्या करवा दिए दोस्तों, आपके 4 मॉडल पेपर हल करवा दिए हैं। अगर वह आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लेना दोस्तों। उसके बाद ये सेशन ज़रूर देखना, अपने दोस्तों को शेयर करना और चैनल को पर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है कि क्या प्रश्न है कि बहुविकल्प प्रश्न है, निम्न प्रश्नों का उत्तर को सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है हमारा, मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। मिट्टी के से बने हल के प्रतिरूप कहाँ मिलते हैं दोस्तों? ये मिलते हैं बनावली के अंदर मिलते हैं दोस्तों। मैंने इसके अंदर 4 वर्ड के अंदर आपके ऑप्शन होंगे। मैंने ऑप्शन इसलिए दिए क्योंकि अपना ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं हो, सीधे याद करवाने की कोशिश करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको ये प्रश्न पूछ ले कि मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं, कहाँ मिलते हैं दोस्तों? ये मिलते हैं आपके बनावली के अंदर। कहाँ मिलते हैं दोस्तों? बनावली के अंदर ये मिलते हैं। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, अज्ञातशत्रु तथा अशोक जैसे शासकों के नाम किन अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों, जो आपका प्राकृतिक अभिलेख से प्राप्त होता है। कहाँ से होता है? अज्ञातशत्रु तथा अशोक जैसे शासकों के नाम किन अभिलेखों में मिलते हैं? प्राकृतिक अभिलेख में मिलते हैं। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, अर्थशास्त्र का रचयिता कौन था? अर्थशास्त्र का रचयिता कौन था दोस्तों? चाणक्य था। कौन था? चाणक्य अर्थशास्त्र का रचयिता था। और एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आपके चौथा प्रश्न की। चौथा प्रश्न है, पितृवंशिकता में पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना जाता है दोस्तों। पितृवंशिकता में पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कार्य माना जाता है दोस्तों कन्यादान। क्या माना जाता है? कन्यादान, ठीक है ना। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, किस सातवाहन शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण एवं क्षत्रियों के द्रव्य का हनन करने वाला बताया है? तो इसका राइट आंसर है गौतमीपुत्र सातकर्णी। क्या नाम है? राइट आंसर है दोस्तों गौतमीपुत्र सातकर्णी, जो सातवाहन शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण तथा क्षत्रियों के द्रव्य को हनन करने वाला बताया है। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट छठा प्रश्न है, इब्न बतूता ने किस शहर को भारत का सबसे बड़ा शहर बताया है? तो ये इसका राइट आंसर है दिल्ली को। किसको बताया दोस्तों? दिल्ली को इब्न बतूता ने भारत का सबसे बड़ा शहर बताया है। नेक्स्ट सातवां प्रश्न है कि किस चोल सम्राट ने संत अपार, समंदर और सुंदरार की धातु प्रतिमाएं एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई? तो इसका राइट आंसर है कि प्रांतक प्रथम। किसने दोस्तों? चोल शासक प्रांतक प्रथम ने कवि अपार, सबंदर, सुंदरार की धातु प्रतिमाएं एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई। नेक्स्ट है आठवां प्रश्न कि नगलपुरम उपनगर की स्थापना की थी। नगलपुरम उपनगर की स्थापना दोस्तों किसने की थी दोस्तों? कृष्णदेव राय ने की थी दोस्तों। किसने की? कृष्णदेव राय ने नगलपुरम जो उपनगर है उसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करता हूँ नवे प्रश्न की। नवा प्रश्न है, वर्धमान में जमींदार की नीलामी की गई थी वह वर्ष? दोस्तों वर्धमान में जमींदार की नीलामी किस वर्ष की दोस्तों? 1797 में की। किस वर्ष की दोस्तों? 1797 में वर्धमान में जमींदार की नीलामी की गई। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है कि बंगाल में किस गवर्नर जनरल ने इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया? बंगाल में किस गवर्नर जनरल ने इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया? तो उसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या नाम था दोस्तों? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल के अंदर इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कब किया दोस्तों? 1793 के अंदर किया था। कब किया दोस्तों? 1793 के अंदर ये लागू किया गया था। आपको याद रखना है, ये हमारे जो द्वार्षिक परीक्षा हुई थी उसके अंदर ये आपके प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है ना। इसको इम्पोर्टेंट मान लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर का संबंध राइटर्स बिल्डिंग से है? दोस्तों आपके यहाँ पर 4 शहर के नाम थे, लेकिन मैंने आपका सीधा राइट आंसर लिया है कि निम्न में से किस शहर का संबंध राइटर्स बिल्डिंग से है? तो इसका राइट आंसर है कलकत्ता। क्या दोस्तों? कलकत्ता है जो उसका संबंध राइटर्स बिल्डिंग से है। किससे है? राइटर बिल्डिंग से है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा अपने किस अधिवेशन में की थी? दोस्तों सूरत अधिवेशन में की थी। किस अधिवेशन में दोस्तों? सूरत अधिवेशन में की थी। आपसे मेरा ये सवाल है कि सूरत अधिवेशन कब होता है? सूरत अधिवेशन दोस्तों कब होता है? आपसे मेरा ये सवाल है। इसका राइट आंसर है जो आप कमेंट बॉक्स में ये लिख करके बताना कि सूरत अधिवेशन इस सन में हुआ
था। तो इसका आंसर आप ज़रूर बताना, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या दोस्तों? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है दोस्तों, अनाज पीसने के यंत्र तथा उन्हें आपस में मिलाने तथा पकाने वाले बर्तनों को पत्थर किस धातु की दोस्तों? पत्थर धातु तथा मिट्टी से बनाया जाता था। अनाज पीसने के यंत्र तथा उनमें आपस में मिलाने तथा पकाने वाले बर्तनों को पत्थर धातु तथा मिट्टी से बनाया जाता था। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दूसरा है, इब्न बतूता किस दोस्तों मध्य एशिया के रास्ते होकर सन 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा था। नेक्स्ट तीसरा है, इस्तेमारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व की राशि निश्चित करने के लिए लागू की गई थी। दोस्तों इस्तेमारी बंदोबस्त है और ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व की राशि निश्चित करने के लिए लागू की गई थी। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि 1858 के अंत में विद्रोह विफल होने के पश्चात नाना साहिब भागकर कहाँ पहुँच गए दोस्तों? नेपाल पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? नेपाल पहुँच गए। 1858 में दोस्तों विद्रोह के अंत में विफल होने के कारण जो पश्चात उसके दोस्तों नाना साहिब है वो भागकर कहाँ चले जाते हैं? नेपाल चले जाते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इसके 5वें प्रश्न की। 1661 में कहाँ दोस्तों? 1661 में बम्बई को ब्रिटेन के राजा ने कंपनी को दे दिया था। दोस्तों 1661 में बम्बई शहर को ब्रिटेन के राजा ने कंपनी को दे दिया था। नेक्स्ट दोस्तों छठा है, खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लेना, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ दोस्तों तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है अति लघुरात्मक प्रश्नों का हल करना है। इसमें से दोस्तों पहला हमारा प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के 2 प्रमुख स्थानों का उल्लेख कीजिए। हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के 2 प्रमुख स्थानों का उल्लेख करना है। तो दोस्तों पहला स्थान आपको लिखना है चहुंदड़ो। कौन सा दोस्तों? चहुंदड़ो। और दूसरा लिखना है लोथल। चहुंदड़ो और लोथल 2 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर मनके बनाए जाते थे और एग्जाम की दृष्टि से यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ दूसरे प्रश्न की। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का कार्य कब और किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? महाभारत का समालोचनात्मक जो संस्करण तैयार करने का कार्य कब और किसके नेतृत्व में प्रारंभ होता है दोस्तों? 1919 में वी.एस. सुखथांकर के नेतृत्व में होता है। किसके दोस्तों? 1919 के अंदर वी.एस. सुखथांकर के नेतृत्व में ये क्या होता है? प्रारंभ होता है। नेक्स्ट तीसरा है दोस्तों, कुल और जात में क्या क्या भिन्नता है? कुल और जात में क्या भिन्नता है? तो उसमें दोस्तों कुल परिवार को तथा जात बंधुओं के बड़े समूह को कहते हैं। कुल किसे दोस्तों? कुल कहते हैं परिवार को कुल कहते हैं तथा जात बंधुओं के बड़े समूह को क्या कहते हैं? जात बंधुओं के बड़े समूह को जात कहते हैं। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न है, महाभारत का युद्ध किन 2 दलों के मध्य और क्यों हुआ था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कि महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए होता है। महाभारत का युद्ध है जो किसके बीच दोस्तों? युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए होता है। नेक्स्ट 5वां प्रश्न है, अल बरूनी द्वारा जिन 2 ग्रंथों का संस्कृत में अनुवाद किया गया उनके नाम लिखिए। तो इसका राइट आंसर है पंतजलि का व्याकरण और यूक्लिड के कार्य। ये दोस्तों आपका पहला है और ये है दूसरा, ठीक है ना। पंतजलि का व्याकरण और दूसरा ग्रंथ है दोस्तों यूक्लिड के कार्य। कौन सा दोस्तों? यूक्लिड के कार्य। नेक्स्ट मैं छठे प्रश्न की बात करता हूँ। छठा प्रश्न है, फ्रांसवा बर्नियर भारत में किस वर्ष रहा था? दोस्तों फ्रांसवा बर्नियर है वो भारत में कितने वर्ष तक रहा था? तो इसका राइट आंसर है फ्रांसवा बर्नियर भारत के अंदर दोस्तों 12 वर्ष तक भारत में रहा था। कब तक? 12 वर्ष तक। 1656 से लेकर के 1668 तक भारत के अंदर फ्रांसवा बर्नियर रहे थे। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है, शरिया किस पर आधारित है? शरिया दोस्तों किस पर आधारित है? तो ये कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है। किस पर दोस्तों? कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है, गुरु नानक ने अपने बाद किस अनुयायी को गुरु पद पर आसीन किया? दोस्तों गुरु नानक ने अपने बाद किस अनुयायी को गुरु पद पर आसीन किया था? तो इसका नाम था अंगद। क्या था दोस्तों? अंगद था। एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, मोस्ट प्रश्न है। नेक्स्ट दोस्तों 9वां प्रश्न है, जब राजस्व का भुगतान न किए जाने पर जमींदार की जमींदारी को नीलाम किया जाता था तो प्राय उन जमीनों को कौन खरीद लेते थे? तो इसका दोस्तों राइट आंसर है जोतदार। कौन खरीद लेते थे? जोतदार खरीद लेते थे। आपको ये प्रश्न दोस्तों समझ में आया होगा। मैं फिर से इसको पुनः दोहरा रहा हूँ। जब राजस्व का भुगतान न किए जाने पर जमींदार की जमींदारी को नीलाम किया जाता था तो प्राय उन जमीनों को कौन खरीद लेते
थे, तो इसका दोस्तों राइट आंसर है जोतदार खरीद लेते थे। नेक्स्ट 10वां संताल लोग किस प्रकार की खेती करते थे? स्थायी खेती करते थे। एग्जाम में आ चुका है, आपके हाफ ईयरली के अंदर मेरे हिसाब से ये प्रश्न आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार कब किया? विद्रोहियों ने दोस्तों दिल्ली पर अधिकार कब किया? 11 मई 1857 को विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न कि औपनिवेशिक भारत में स्थापित 2 हिल स्टेशनों के नाम लिखिए। दोस्तों औपनिवेशिक भारत के अंदर स्थापित 2 हिल स्टेशनों के नाम लिखने हैं, उनका उल्लेख करना। एक दोस्तों था शिमला, दूसरा था माउंट आबू। ये 2 राजस्थान भारत के अंदर औपनिवेशिक भारत में दोस्तों 2 हिल स्टेशन स्थापित है, शिमला और माउंट आबू, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 4था प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा नगर की दुर्दशा का चित्रण किस प्रकार किया? तो इसका दोस्तों राइट आंसर है कि दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1875 ईस्वी में हड़प्पा नगर की दुर्दशा पर प्रकाश डालते हुए लिखा कि हड़प्पा नगर को ईंटें चुराने वाले लोगों ने बुरी तरह से नष्ट कर दिया था। उनके अनुसार हड़प्पा से ले जाई गई ईंटों की मात्रा लगभग 100 मील लंबी लाहौर मुल्तान के बीच की रेल पटरी के लिए ईंटें बिछाने के लिए पर्याप्त थी। ये दोस्तों उन्होंने कहा था। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1875 में हड़प्पा नगर की दुर्दशा पर प्रकाश डालते हुए लिखा कि हड़प्पा नगर को ईंटें चुराने वाले लोगों ने बुरी तरह से नष्ट कर दिया था। उनके अनुसार हड़प्पा से ले जाई गई ईंटों की मात्रा लगभग 100 मील लंबी लाहौर तथा मुल्तान के बीच की रेल पटरी के लिए ईंटें बिछाने के लिए पर्याप्त थी। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों 5वां प्रश्न है, महाजनपदों की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। महाजनपदों की शासन व्यवस्था का वर्णन करना है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर है कि अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, परंतु गण और संघ नामक प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। इस तरह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। वज्जी संघ की ही भांति कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजा गण सामूहिक नियंत्रण रखते थे। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जो प्राय किले से घेरी जाती थी। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 6ठे प्रश्न की। आप दोस्तों बराबर हर एक प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेते रहे और हर एक प्रश्न को अपनी मेहनत के अनुसार बार बार रिवाइज कर दीजिए दोस्तों, आपको अच्छे अंक 101% मिलने वाले हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करता हूँ 6ठे प्रश्न की। ये 6ठा प्रश्न है दोस्तों, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के मध्य आर्थिक और राजनीतिक जीवन में परिवर्तनों के समकालीन समाज पर क्या प्रभाव हुए, उनके बारे में चर्चा करनी है। तो दोस्तों मैं चर्चा करता हूँ कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के मध्य समकालीन समाज पर निम्न प्रभाव पड़े। दोस्तों पहला प्रभाव है दोस्तों, वन क्षेत्र में कृषि का विस्तार हुआ, जिससे वहाँ रहने वाले लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन होता था। दोस्तों वन क्षेत्र से कृषि का विस्तार हुआ और जिससे वहाँ रहने वाले लोगों को जीवन शैली में परिवर्तन होता है। दूसरा है दोस्तों कि शिल्प विशेषज्ञों की एक विशिष्ट सामाजिक समूह का उदय होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट तीसरा है, संपत्ति के असंगत वितरण से सामाजिक विषमताओं में वृद्धि हुई। संपत्ति के असंगत वितरण से सामाजिक विषमताओं में वृद्धि होती है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट मैं 7वें प्रश्न की बात करता हूँ। 7वां प्रश्न है, स्थापत्य के कौन से अभिलक्षणों पर इब्न बतूता ने ध्यान दिया? स्थापत्य के कौन से अभिलक्षणों पर दोस्तों इब्न बतूता ने ध्यान दिया? तो इसका राइट आंसर है, इब्न बतूता ने स्थापत्य कला के विभिन्न अभिलक्षणों पर ध्यान दिया, जैसे कि किले की प्राचीर से खिड़की, प्राचीरों में उपलब्ध विभिन्न सामग्री, प्राचीरों तथा इनके निर्माण की वास्तुकला, किले के विभिन्न प्रवेश द्वार, मेहराब, मीनार, गुंबद आदि पर दोस्तों ने स्थापत्य कला के अभिलक्षणों पर ध्यान दिया। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है और ये एग्जाम की दृष्टि से अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 8वें प्रश्न की। फारस के सामाजिक वर्गों का उल्लेख करने के पीछे अल बिरूनी का क्या उद्देश्य था, इसके बारे में बताना है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है कि फारस के सामाजिक वर्गों का उल्लेख करके अल बिरूनी ये दिखाना चाहता था कि ये सामाजिक वर्ग केवल भारत तक ही सीमित नहीं थे, अपितु अन्य देशों में भी थे। इसके साथ ही उसने ये भी बताया कि इस्लाम में सभी लोगों को समान माना जाता था और उनमें भिन्नताएं केवल धार्मिकता के पालन में
थी दोस्तों। लोगों को इस्लाम के अंदर समान माना जाता था, लेकिन दो भिन्नताएं केवल किस पर थी दोस्तों, धार्मिक रूप से उनके अंदर भिन्नता मानी जाती थी। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 9वें प्रश्न की। 9वां प्रश्न क्या है दोस्तों, आलवार और नैनार की भक्ति साहित्य का वर्णन कीजिए। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर मैं स्टार लगा रहा हूँ और ये एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसके चर्चा करते हैं दोस्तों। आलवार और नैनार की भक्ति साहित्य का वर्णन करना है। 10वीं शताब्दी तक 12 आलवार संतों की रचनाओं का एक संग्रह तैयार कर लिया गया था दोस्तों। 10वीं शताब्दी तक 12 आलवार संतों की रचनाओं का एक संग्रह तैयार कर लिया गया था, जो नल हीरा दिव्य प्रबंधनम 4000 पावन रचनाएं के नाम से जाना जाता था दोस्तों। इंपॉर्टेंट आपका छोटा प्रश्न यहाँ बन सकता है। जो 12 आलवार संतों का जो संग्रह था उनका नाम बताइए, तो ये होगा दोस्तों नल हीरा दिव्य प्रबंधनम 4000 पावन रचनाएं के नाम से जाना जाता था। 10वीं शताब्दी में ही अपार, समंदर और सुंदरार की कविताएं तवरम नामक संकलन में रखी गई थी, जिनमें कविताओं का संगीत के आधार पर वर्गीकरण हुआ। ये दोस्तों इन 3 कवियों की अपार, समंदर और सुंदरार की दोस्तों जो कविताएं हैं वो किस पर उनका संकलन क्या कहलाता है, तवरम कहलाता है। क्या कहलाता है? तवरम कहलाता है। ये एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ दोस्तों 10वें प्रश्न की। 10वां प्रश्न है नाइक कौन थे? नाइक कौन थे दोस्तों? नाइक कौन थे, इनके बारे में बताना है। तो इसका राइट आंसर है कि नाइक विजयनगर राज्य की सेना प्रमुख थे। नाइक कौन थे दोस्तों? विजयनगर के सेना प्रमुख थे। प्राय नाइकों का किलों पर नियंत्रण होता था तथा उनके पास सशस्त्र समर्थक होते थे। वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे तथा उपजाऊ भूमि की तलाश में किसान भी उनके साथ देते थे। प्राय तेलुगु या कन्नड़ भाषा बोलते थे। वह प्राय विजयनगर के शासकों के विरुद्ध विद्रोह कर देते थे और उन्हें सैनिक कार्रवाई के द्वारा ही वश में किया जाता था। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। आपको एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है दोस्तों कि आपका हजार राम मंदिर के बारे में आप क्या समझते हो? हजार राम मंदिर के बारे में बता रहे हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर है दोस्तों हजार राम मंदिर विजयनगर के राजकीय केंद्र में स्थित एक अत्यंत दर्शनीय मंदिर है। हजार राम मंदिर है जो विजयनगर के राजकीय केंद्र में स्थित एक अत्यंत दर्शनीय मंदिर है। संभवतः इसका प्रयोग केवल राजा तथा उसके परिवार के द्वारा ही किया जाता था। बीच के देवस्थल की मूर्तियां अब नहीं हैं, परंतु दीवारों पर बनाई गई पट्टल मूर्तियां सुरक्षित है। इसमें मंदिर की आंतरिक दीवारों पर रामायण के लिए गए कुछ दृश्यांश उत्तीकरण है इसके दोस्तों दीवारों पर, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 12 प्रश्न की। 12 प्रश्न है सरकारी राजस्व जमा करने में जमींदारों के समक्ष कौन कौन सी समस्याएं आ रही थी, इसके बारे में दोस्तों बताना है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों राजस्व की मांग बहुत ऊंची थी। ये दोस्तों पहली समस्या थी दोस्तों कि राजस्व की मांग थी वो बहुत ऊंची थी। दूसरी दोस्तों थी ये ऊंची मांग तब लागू की गई थी जब कृषि की उपज की कीमतें बहुत नीची थी, जिससे किसानों के लिए लगान चुकाना मुश्किल था। ये दोस्तों दूसरी इसके समस्या थी कि ऊंची मांग तब लागू की गई थी जब कृषि की उपज की कीमतें बहुत नीची थी, जिससे किसानों के लिए लगान चुकाना मुश्किल था। तीसरी समस्या थी राजस्व असमानता। फसल चाहे अच्छी हो या खराब, राजस्व का सही समय पर भुगतान करना जरूरी है। दोस्तों वर्तमान में जैसे एक लाइट बिल है, लाइट बिल भी एक हम एक जो बता सकते हैं, एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। एक मान लो किसान है जो कि क्या करता है, एक ट्यूबवेल के द्वारा कृषि करता है, ठीक है ना। तो अगर उसकी कृषि अच्छी उसकी फसल है जो अच्छी हो या नहीं हो, लेकिन उसको समय पर क्या तो बिल तो उतना भरना पड़ेगा जितना अन्य के भरना असमानता होती है, ठीक है ना। फसल चाहे हो या नहीं हो, ट्यूबवेल है तो उसको भरना पड़ेगा, बिल तो क्या करना पड़ेगा, भरना ही पड़ेगा। तो ये उस समय का एक उदाहरण मान सकते हैं सरल तरीके से समझने के लिए। वर्तमान में ऐसा कुछ ज़्यादा तो है नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट चौथा है दोस्तों यदि राजस्व निश्चित तिथि की शाम तक जमा नहीं हो पाता रहा था तो जमींदारी नीलाम की जा सकती थी। दोस्तों पहले जमींदारी प्रथा थी और दोस्तों ये राजस्व निश्चित तिथि के शाम तक, मान लो आज आप पढ़ रहे हो, आज शाम तक अगर पेपर नहीं होता है तो पेपर आप देना ही छोड़ देंगे। यही भी बात उनके अंदर थी कि यदि राजस्व निश्चित तिथि की शाम तक जमा नहीं हो पाता है तो जमींदारी नीलाम की जा सकती है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। और दोस्तों एग्जाम के अंदर इस प्रश्न की आने की पूरी संभावना है दोस्तों। आप इसको अच्छी तरीके से दोस्तों इन चारों पॉइंटों को याद करके जाना, ये एग्जाम में 100% प्रश्न आ सकता है, अच्छा प्रश्न है।
ठीक है ना दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सुबह उठते ही एक बार ज़रूर पढ़िए दोस्तों। जब पेपर होगा इतिहास का तो मैं आपको 100% इस प्रश्न को पेपर के अंदर बताऊंगा। आप इसे बार बार पढ़ते रहिए दोस्तों, ये मेरा कहना है। आप इसको बार बार पढ़ते रहिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 13वें प्रश्न की। 13वां प्रश्न है, साइक संधि ने अवध के नवाब को किस प्रकार एसआई बना दिया था। साइक संधि ने अवध के नवाब को किस तरह एसआई बना दिया था। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है, साइक संधि के कारण अवध का नवाब वाजिद अली शाह अपने सैनिक शक्ति से वंचित हो गया। फलस्वरूप वह अपनी रियासत में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिन प्रतिदिन अंग्रेजों पर निर्भर होता जा रहा था। नवाब का विद्रोही मुखियाओं एवं तल्लुकादारों पर भी कोई नियंत्रण न रहा था। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है, तो आप इसको भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 14वें प्रश्न की। 14वां प्रश्न है, शाहमल कौन था और उसने 1857 के विद्रोह में क्या भूमिका निभाई। शाहमल कौन था और उसने 1857 की क्रांति के अंदर क्या भूमिका निभाई, इसके बारे में बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, शाहमल उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगने के एक बड़े गांव में रहने वाले एक जाट परिवार में पैदा हुए थे। ठीक है ना। शाहमल उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगने के एक बड़े गांव में रहने वाले एक जाट परिवार में पैदा हुए। शाहमल ने 84 देश के मुखियाओं और काश्तकारों को संगठित किया तथा लोगों को विद्रोह करने हेतु प्रेरित किया, और शाहमल के आदमियों ने सरकारी इमारतों पर हमला करके उन्हें नष्ट किया और लोग शाहमल को राजा के नाम से पुकारते थे। जुलाई 1857 में शाहमल वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ये दोस्तों शाहमल के बारे में हमने बताया, इसका राइट आंसर ये है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 15वें प्रश्न की। 15वां प्रश्न क्या है कि आपका मध्यकालीन दक्षिण भारत में शहरों की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करना है। दोस्तों मध्यकालीन दक्षिण भारत के शहरों की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है, दक्षिण भारत के नगर मदुरई तथा कांचीपुरम प्रमुख थे। तो दोस्तों दक्षिण भारत के नगर मदुरई तथा कांचीपुरम प्रमुख केंद्र थे। दूसरा है, दक्षिण भारत में अनेक नगरों में बंदरगाह होते थे। दक्षिण भारत के अनेक नगरों में दोस्तों बंदरगाह होते थे। तीसरा है, वह व्यापार में मुख्य केंद्रों के कारण विकसित हुए। दोस्तों ये व्यापार के मुख्य केंद्रों के रूप में क्या होते हैं, विकसित हुए थे। चौथा है, दक्षिण भारत के शहरों में धार्मिक उत्सव अत्यधिक धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। ये भी दोस्तों अच्छा प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों इसको भी आप मोस्ट लगा लेना है और इसको याद करके जरूर जाना, पूछा जा सकता है। ठीक है ना। अच्छी विशेषता के बारे में दोस्तों इसके मैं 5 फेरी दे देता हूँ, ये प्रश्न आ सकता है, आप इम्पोर्टेंट मान लेना। ठीक है ना। ये दोस्तों ये 5 फेरी लग गई है प्रश्न की, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और अच्छी तरीके से इसको याद करना है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आपके 16वें प्रश्न की। 16वां प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका ने गांधी जी को महात्मा बनाया। दक्षिण अफ्रीका ने गांधी जी को महात्मा बनाया, ये कथन किसका है और इसके पक्ष में तर्क देना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, ये कथन इतिहासकार चंदन देवसन का है। दोस्तों आपका छोटा प्रश्न है ये बन रहा है यहाँ पर कि दक्षिण भारत ने गांधी जी को महात्मा बनाया, ये कथन किसका है। तो ये दोस्तों कथन किसका है, ये है चंदन देवनेसन का है। दोस्तों किसके, चंदन देवनेसन का ये कथन है, आपको छोटा प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही पहली बार अहिंसात्मक विरोध के अपने विशेष तरीकों का प्रयोग किया। दोस्तों उन्होंने क्या कहा कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही पहली बार अहिंसात्मक विरोध के अपने विशेष तरीकों को प्रयोग किया, जिसे सत्याग्रह का नाम दिया गया था। यहीं पर उन्होंने विभिन्न धर्मों के मध्य सद्भावना बढ़ाने का प्रयास किया तथा उन उच्च जातीय भारतीयों को दलित एवं महिलाओं के प्रति भेदभाव के व्यवहार के लिए चेतावनी दी। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है और एग्जाम की दृष्टि से ये भी दोस्तों प्रश्न आ सकता है, पूछा जा सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 17वें प्रश्न की। 17वें प्रश्न की बात करता हूँ। 17वां प्रश्न है दोस्तों कि मोहनजोदड़ो के कौन से वास्तुकला संबंधी लक्षण नियोजन की ओर संकेत करते हैं। दोस्तों आंसर है कि मोहनजोदड़ो के कौन से वास्तुकला संबंधी लक्षण नियोजन की ओर संकेत करते हैं। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है कि प्रत्येक नगर 2 भाग में विभाजित था। दोस्तों मोहनजोदड़ो का जो प्रत्येक नगर था वो 2 भागों में विभाजित था। पहला भाग था दुर्ग और दूसरा था निचला शहर। पहला भाग दुर्ग, दूसरा था निचला शहर। उसके बाद दोस्तों दूसरा था कि कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। दोस्तों कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। तीसरा है, एक बार चबूतरों के यथास्थान बनने के बाद शहर का समस्त भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक ही सीमित
था। एक बार चबूतरों के यथास्थान बनने के बाद शहर का समस्त भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र में सीमित था। चौथा है, ईंटें एक निश्चित अनुपात की होती थी। दोस्तों, ईंटें एक निश्चित अनुपात की होती थी। पांचवा है, मोहनजोदड़ो में नियोजित जल निकास प्रणाली थी। मोहनजोदड़ो में नियोजित दोस्तों जल निकास प्रणाली थी। कौन सी थी दोस्तों? जल निकास प्रणाली थी। नेक्स्ट है, छठा है, सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है ना। सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 17वें का ही अथवा का प्रश्न है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर मंकी नहीं है, मंकी तो को कैसे बनाया जा सकता है, ये टाइप गलत हुआ, मंकी नहीं है, मनके है। ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए। कोई भी एक प्रकार का मनका बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए दोस्तों। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका प्रश्न है। हाफ ईयरली के अंदर ये प्रश्न आपके आ चुका है, तो इसको दोस्तों आप इंपॉर्टेंट मान लीजिए और लगभग ये प्रश्न एग्जाम के अंदर छपेगा और ऐसा का ऐसा ही छपेगा। इसलिए दोस्तों मैं इसके दे देता हूँ 5 फेरी और 5 फेरी के बाद इस प्रश्न का करते हैं एनालिसिस। ठीक है ना। तो इस प्रश्न को दोस्तों अभी 3 फेरी लगी है, ये चौथी फेरी और ये 5वीं फेरी। ये दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है ये प्रश्न। तो बात करते हैं इस प्रश्न के दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ यानी कौन से थे दोस्तों? मनके बनाने के लिए सुंदर लाल रंग के पत्थर, कार्निलियन, जैस्पर, स्टिफिक्ट, कार्ट्रज तथा सैलकड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फ्यांस तथा पक्की मिट्टी आदि पदार्थों का प्रयोग किया जाता था। मनके बनाने की प्रक्रिया कौन कौन सी थी दोस्तों? पहले आपको पदार्थों की सूची बनानी है, ये हमने सूची बना दी थी। क्या दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने की दोस्तों सुंदर लाल रंग के पत्थर, कार्निलियन, ठीक है ना, जेस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सैलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा, सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फ्यांस आदि पक्की मिट्टी आदि पदार्थों का प्रयोग किया जाता था। अब मनके बनाने की प्रक्रिया क्या है दोस्तों? पहली प्रक्रिया है कि कुछ मनके सैलखड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में डालकर तैयार किया जाते थे और इससे विविध आकारों के मनके बनाए जा सकते थे दोस्तों। कुछ मनके सैलखड़ी चूर्ण के लेप के सांचे में डालकर तैयार किए जाते थे, इससे विविध आकारों के मनके बनाए जा सकते थे दोस्तों। दूसरा है, कार्निलियन का लाल रंग, पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों का आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। तीसरा है, पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था और फिर बारीकी से सलख निकालकर इन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। चौथा है दोस्तों, इसके बाद घिसाई, पॉलिश तथा इसमें छेद करने के साथ ही मनके बनाने की प्रक्रिया पूरी होती है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है और ये आपको एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों मैंने वापस बता रहा हूँ दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पूरी अच्छी तरीके से इस प्रश्न को बार बार 4-5 बार लिख करके अच्छी तरीके से याद करके जाएं, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 18वें प्रश्न की। 18वां प्रश्न है, प्रशस्तियों से आप क्या समझते हैं? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के संबंध में इलाहाबाद जो स्तंभ अभिलेख किससे संबंध में है, इसके बारे में बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कि प्रशस्तियों का तात्पर्य है राजों के यशोगान से है दोस्तों। प्रशस्तियों का तात्पर्य राजाओं के यशोगान से है। तत्कालीन साहित्य कवियों द्वारा अपने राजाओं की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखी जाती थी दोस्तों। किसी राजा के प्रशंसा में लिखा गया लेख प्रशस्ति कहलाता है। किसी भी राजा की प्रशंसा में लिखा गया लेख प्रशस्ति कहलाता है। ये आपको छोटी सी परिभाषा याद रख लेनी है दोस्तों। उसके बाद गुप्त साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि हरिशैन ने प्रयाग प्रशस्ति के नाम से एक रचना की जिसे इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख कहा जाता है। हरिशैन ने सम्राट समुद्रगुप्त की प्रशंसा की थी दोस्तों। ये दोस्तों आपको छोटा प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो इसका आंसर होगा हरिशैन ने की। और प्रयाग प्रशस्ति के अंदर किस राजा का शानदार विश्लेषण किया है, प्रशंसा की गई? तो समुद्रगुप्त की शानदार प्रशंसा की गई। ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, धरती पर उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। अनेक गुणों या शुभ कार्यों में संपन्न उन्होंने अपने
पैर के तलवे से अन्य राजाओं को यश को मिटा दिया। वह परमात्मा पुरुष हैं, साधु की समृद्धि और असाधु की विनाश के कारण है। वह अजय हैं और उनके कोमल हृदय को भक्ति और विनय से ही वश में किया जा सकता है। वे करुणा से भरे हुए हैं। वे अनेक सहन सशस्त्र गायों के दाता है। उनके मस्तिष्क की दीक्षा दीन दुखियों, विरहिणियों तथा पीड़ितों के उद्धार के लिए की गई है। वह मानवता के लिए दिव्य मान उदारता की प्रतिमूर्ति है। वह देवताओं में कुबेर, वरुण, इंद्र और यम के तुल्य हैं। ये दोस्तों इसके अंदर जो हरिसेन ने सम्राट समुद्रगुप्त की प्रशंसा में ये लिखा था। दोस्तों इस प्रकार इसका राइट आंसर हमने पढ़ा। और नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 18वें प्रश्न अथवा का के अंदर जो 18वां प्रश्न है इसके बारे में चर्चा करते हैं। यह प्रश्न है दोस्तों, ब्राह्मी लिपि तथा खरोष्टी लिपि का अध्ययन कैसे किया गया है। ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि का अध्ययन कैसे किया गया है इसके बारे में बताना है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है ब्राह्मी लिपि भारत की सभी भाषा लिपियों की जनक है। दोस्तों जो ब्राह्मी लिपि है भारत की सभी भाषा लिपियों की जनक है। यूरोपीय और भारतीय विद्वानों ने बंगाली और देवनागरी शब्दों को पढ़कर उनके पुराने अभिलेखों के शब्दों से तुलना की है। आरंभिक अभिलेखों का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने कई बार यह अनुमान लगाया है कि इन अभिलेखों की भाषा संस्कृत थी। वास्तव में अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी। 1830 के दशक में जेम्स प्रिंसेप ने अथक प्रयासों से अशोककालीन ब्राह्मी लिपि को पढ़ने और उनका अर्थ निकालने में सफलता प्राप्त की। पश्चिमोत्तर भारत भाग में प्राप्त होने वाली खरोष्टी लिपि को पढ़ने की विधि अलग थी। यूनानी विद्वान जो यूनानी लिपि को पढ़ने में समर्थ थे ने खरोष्टी भाषा के शब्दों को उसके साथ मिलान करके पढ़ने में सफलता प्राप्त की। ठीक है ना दोस्तों। अगर आपके बुक में ये दोस्तों 1830 के दशक में उन्होंने पढ़ा है, दशक है, तो दोस्तों फिक्स कोई बात नहीं, सन इतिहास में किसी इन्होंने फिक्स सन की बात नहीं की है दोस्तों। ये सन चेंज हो सकता है। गूगल पर कुछ और बता रहे हैं, आपकी बुक में कुछ और है। हर अलग अलग किताब में अलग अलग सन दिए गए हैं, तो कोई विवादित बात नहीं है। और विवादित बात है जो दोस्तों कभी भी एग्जाम के अंदर नहीं आती है। ठीक है ना। ये लगभग गूगल पर आपको बताइएगा कि 1848, ठीक है ना, हमें पढ़े थे। कहीं 47 बताइएगा, कहीं 30 बताइएगा, तो इस पर ज़्यादा आप ध्यान मत दीजिए। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि अशोक अभिलेख किस विद्वान ने पढ़े थे, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। और कौन सी लिपि थी दोस्तों, ब्राह्मी लिपि थी दोस्तों। तो ये इसकी राइट आंसर की हमने चर्चा की। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1900 प्रश्न की। 1900 प्रश्न है, शहर की किलेबंदी क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को रखने के आपके विचार में क्या फायदे थे। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है कि शहर के किलेबंदी क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को रखने के फायदे क्या हैं। पहला फायदा है दोस्तों, इससे शत्रु सेना को खाद्य सामग्री से वंचित करके उसे समर्पण के लिए बाध्य किया जा सकता है। दोस्तों इससे जो शत्रु सेना को खाद्य सामग्री से वंचित करके उसे समर्पण के लिए बाध्य किया जा सकता है। नेक्स्ट दूसरा है, शत्रु सेना खाद्य सामग्री को क्षति नहीं पहुंचा सकती है। शत्रु सेनाएं जो खाद्य सामग्री को क्या नहीं पहुंचा सकती है दोस्तों, क्षति नहीं पहुंचा जा सकती है। नेक्स्ट तीसरा है कि शत्रु की घेराबंदी कई महीनों और कभी कभी वर्षों तक जारी रहने की संकटपूर्ण परिस्थितियों से निपटने के लिए शासकों द्वारा किलेबंद क्षेत्रों के अंदर ही विशाल अन्नागारों का निर्माण करवाया जाता था। नेक्स्ट चौथा है, किलेबंद कृषि क्षेत्र जंगली जानवरों से भी सुरक्षित रहते हैं। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 19वें के 8वें का प्रश्न है दोस्तों, विरूपाक्ष मंदिर का संक्षेप में परिचय देना है। कौन सा मंदिर दोस्तों, विरूपाक्ष मंदिर का संक्षेप में परिचय देना है। तो इसका राइट आंसर है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसका काफ़ी विस्तार किया गया था। मुख्य मंदिर के सामने बने आमंडप कृष्णदेव राय ने बनवाया था। दोस्तों मुख्य मंदिर के सामने बने जो मंडप है वो किसने, कृष्णदेव राय ने बनवाया था। इसे बारीकी से उत्कीर्णित स्तंभ से सुसज्जित किया गया था। पूर्वी गोपुरम के निर्माण का श्रेय श्री कृष्णदेव राय को ही दिया जाता है। दोस्तों गोपुरम कहते हैं मुख्य प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं, गोपुरम कहा जाता था। ठीक है। और इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप केंद्रीय देवालय संपूर्ण परिसर के एक छोटे भाग तक सीमित रह गया था। मंदिर में सभागार भी थे। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 20वें प्रश्न की। 20वां प्रश्न है, प्रारंभिक वर्षों में औपनिवेशिक सरकार ने मानचित्र बनाने पर विशेष ध्यान क्यों दिया, इसके बारे में बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कि प्रारंभिक वर्षों में औपनिवेशिक सरकार ने निम्नलिखित कारणों से मानचित्र बनवाने पर विशेष ध्यान दिया। तो दोस्तों पहला कारण था कि सरकार का मानना था कि किसी स्थान की बनावट
एवं भूदर्शी को समझने के लिए मानचित्र आवश्यक होते हैं। किसी भी दोस्तों सरकार का ये मानना था कि किसी भी स्थान की बनावट एवं भूदर्शी को समझने के लिए मानचित्र आवश्यक होते हैं। इस जानकारी के आधार पर वह शहरी प्रदेश पर नियंत्रण बनाए रख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, दूसरा है कि जब शहरों का विस्तार होने लगा तो न केवल उनके विकास की योजना तैयार करने के लिए बल्कि शहर को विकसित करने और अपनी सत्ता मजबूत बनाने के लिए मानचित्र बनाए जाने लगे। नेक्स्ट तीसरा है दोस्तों, शहरों को मानचित्र से हमें उनकी पहाड़ियाँ, नदियाँ एवं हरियाली का पता चलता है। ये जानकारी रक्षा संबंधी उद्देश्यों के लिए भी योजना बनाने में बहुत काम आती है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है और एग्जाम के अंदर भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ दोस्तों आपके 20वें प्रश्न की। 20वां प्रश्न है, लॉर्ड वेलेस्ली की नगर योजना के विषय में आप क्या समझते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली की नगर योजना के विषय में आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना है। तो दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली 1798 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। लॉर्ड वेलेस्ली दोस्तों कब बनता है, 1798 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। कब बनता है, लॉर्ड वेलेस्ली 1798 में बंगाल का गवर्नर जनरल बना। ये अपनी नगर योजना के लिए भी जाना जाता था। वेलेस्ली ने कलकत्ता में अपने लिए एक गवर्नमेंट हाउस नाम का एक शानदार महल बनवाया। दोस्तों वेलेस्ली ने कहा, कलकत्ता के अंदर अपने लिए एक दोस्तों गवर्नमेंट हाउस नाम से, किस नाम से दोस्तों, गवर्नमेंट हाउस नाम से एक शानदार महल बनवाया। यह भवन अंग्रेजी सत्ता का प्रतीक था। दोस्तों किस सत्ता का प्रतीक था, अंग्रेजी सत्ता का प्रतीक था। लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता शहर को अधिक स्वास्थ्यपरक बनाने के लिए अधिक खुले स्थान रखने का निर्णय लिया। 1803 ईस्वी में वेलेस्ली ने नगर नियोजन की आवश्यकता पर एक प्रशासकीय आदेश जारी किया। अतः कहा जा सकता है कि वेलेस्ली अपनी सहायक संधि के कारण जितना कुख्यात है उससे अधिक विख्यात व स्वास्थ्यपरक नगर योजना के लिए हैं। दोस्तों सहायक संधि के जो कुख्यात कौन है दोस्तों, वेलेस्ली भी है। कौन है, वेलेस्ली है। नेक्स्ट दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के अंदर ये पूछा जा सकता है, तो आपको दोस्तों इसे याद जरूर करके रहना है। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 21वां प्रश्न के। 21वां प्रश्न है, चिश्ती उपासना में जियारत और क्वाली के महत्व पर प्रकाश डालिए। दोस्तों चिश्ती उपासना में जियारत तथा क्वाली के महत्व पर प्रकाश डालना है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है, चिश्ती उपासना में जियारत तथा क्वाली का महत्व है। क्या महत्व है दोस्तों, सूफी संतों की दरगाह पर लोगों द्वारा जियारत करना संपूर्ण इस्लामी जगत में प्रचलित है। पिछले 7 वर्षों से विभिन्न संप्रदायों, वर्गों और समुदायों के लोग शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर, शेख निजामुद्दीन औलिया तथा शेख नसीरुद्दीन चिराग ए दहली नामक 5 महान चिश्ती संतों की दरगाहों पर अपनी आस्था प्रकट करते रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों ख्वाजी मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की जियारत, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह शेख की सदाचारिता, धर्मनिष्ठा तथा उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारियों की महानता तथा राजसी अतिथियों द्वारा दिए गए संरक्षण के कारण लोकप्रिय थी। मोहम्मद बिन तुगलक इस दरगाह की जियारत करने वाला पहला सुल्तान था। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की दोस्तों क्या पहली जियारत करने वाला वो सुल्तान कौन था, तो वह था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक था। परंतु शेख की मज़ार पर सबसे पहली इमारत मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनवाई थी। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं 2 नंबर की, अजमेर की दरगाह की लोकप्रियता। 16वीं शताब्दी तक कि ये दरगाह बहुत ही लोकप्रिय हो गई थी। इस दरगाह की जियारत करने वाले तीर्थयात्रियों के भजनों ने ही मुगल सम्राट अकबर को यहाँ आने के लिए प्रेरित किया था। प्रत्येक यात्रा पर सम्राट दान या भेंट किया करते थे, जिनके वितरण राजकीय दस्तावेजों में दर्ज है। नेक्स्ट तीसरा, नृत्य और संगीत। नृत्य और संगीत भी जियारत के अंग थे, विशेष रूप से कव्वालों द्वारा प्रस्तुत रहस्यवादी गुणगान, जिससे परमानंद की भावना को जागृत किया जा सके। सूफी संत जिक्र, ईश्वर का नाम या जाप, फिर समा श्रवण करना अर्थात आध्यात्मिक संगीत की महफिल के द्वारा ईश्वर की उपासना में विश्वास रखते थे। चिश्ती उपासना पद्धति में समा का महत्व इस बात की पुष्टि करता है कि चिश्ती स्थानीय भक्ति परंपरा से जुड़े
हैं। चिश्ती दोस्तों किस भक्ति परंपरा से जुड़े हैं? स्थानीय भक्ति परंपरा से जुड़े हैं। ये दोस्तों हमने 21वें प्रश्न की चर्चा की और अब 21वां का 8वां का प्रश्न है, मीराबाई पर एक संक्षिप्त निबंध लिखना है। तो नेक्स्ट बात करते हैं मीराबाई पर। दोस्तों मीराबाई की संक्षिप्त जीवनी। मीराबाई लगभग 15वीं-16वीं शताब्दी में संभवतः भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवयित्री है। उनकी जीवनी उनके लिखे भजनों के आधार पर संकलित की गई है। मीराबाई का जन्म मारवाड़ के मेड़ता जिले के कुड़की नामक नागौर में एक राजपूत परिवार में हुआ था। दोस्तों मेड़ता वर्तमान टाइम में तहसील है और जो नागौर जिले के अंदर है। दोस्तों पुराने टाइम में मेड़ता भी क्या होता था, रियासत के अंदर क्या रियासत होता था। तो इसके अंदर इसलिए छपा हुआ है कि मेड़ता जिले के कुड़की गांव में एक राजपूत परिवार में होता है और उनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा सांगा के जो पुत्र थे भोजराज से कर दिया गया था। उन्होंने अपने पति की आज्ञा की अवहेलना करते हुए पत्नी और माँ की परंपरा दायित्वों को नहीं निभाया और उनके पति के देहांत के बाद उन पर मुसीबतों का पाट टूट पड़ा। वह अपना सारा समय भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की उपासना में व्यतीत करने लगी। इससे उनके ससुराल वाले क्रुद्ध हो गए और उन्हें विष देने का प्रयत्न किया, परंतु वह राजभवन से निकलकर एक घूमकर गायिका बन गई थी। दोस्तों दूसरा है जातिवाद समाज की रूढ़ियों का उल्लंघन। जातिवादी जो समाज की रूढ़ियों का उल्लंघन किया। मीराबाई कृष्ण की अनन्य उपासिका थी। उन्होंने अनेक गीतों की रचना की और कुछ परंपराओं के अनुसार मीराबाई के गुरु रैदास थे जो एक निम्न जाति के थे। इससे ज्ञात होता है कि मीराबाई ने जातिवाद समाज के रूढ़ियों वादियों का उल्लंघन किया और ऐसा माना जाता है कि अपने पति की मृत्यु बाद राजमहल के ऐश्वर्य को त्याग कर उन्होंने विधवा के सफ़ेद वस्त्र तथा सन्यासिनी की जोगियां वस्त्र धारण किए। मीरा का महत्व है। यद्यपि मीराबाई के अनुयायियों की संख्या बहुत बड़ी नहीं थी और उन्होंने किसी नवीन संप्रदाय की स्थापना नहीं की, परंतु फिर भी वह शताब्दियों से प्रेरणा की स्रोत रही। उनके द्वारा रचित पद आज भी स्त्रियों और पुरुषों द्वारा गाए जाते हैं, विशेष रूप से गुजरात तथा राजस्थान के निर्धन लोगों द्वारा जिन्हें निम्न जाति का समझा जाता है। ये दोस्तों मीराबाई के बारे में हमने समस्त छोटा संक्षिप्त निबंध लिखा है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करता हूँ 22वें प्रश्न की। 22वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने खुद को आम लोगों जैसा दिखाने के लिए क्या किया? महात्मा गांधी ने दोस्तों खुद को आम लोगों जैसा दिखाने के लिए क्या किया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, महात्मा गांधी ने स्वयं को आम लोगों जैसा दिखाने के लिए निम्न कार्य किए। तो पहला कार्य था दोस्तों कि गांधी जी ने आम आदमी की तरह साधारण वस्त्र दोस्तों गांधी जी ने आम आदमी की तरह साधारण वस्त्र विशेषकर खादी से बने वस्त्र पहनना शुरू किया। उन्होंने चरखा चलाया, कुटीर उद्योग धंधों, दलितों के हितों, महिलाओं के प्रति सद्व्यवहार और सच्ची सहानुभूति प्रदर्शित की। दूसरा ऐसे वह आम लोग की तरह रहते थे और उनकी ही भाषा में बोलते थे और अन्य नेताओं की भांति वह सामान्य जन समूह में अलग नहीं खड़े होते थे, बल्कि वह उनसे सहानुभूति रखते थे तथा उनसे घनिष्ठ संबंध भी स्थापित करते थे। दोस्तों ये गांधी जी द्वारा जो प्रयोग किए गए सभी बातों को अपन को भी प्रयोग करना है और इनके अनुसार ही अपन को रहना है। दोस्तों जीवन में कितना भी बड़े बन जाए, लेकिन अपने परिवार के साथ और हर एक गरीब या अमीर व्यक्ति के साथ एक सी सद्भावना रखे, एक सा व्यवहार रखे, किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों इसके अंदर तीसरा है, गांधी जी आम लोगों के बीच एक साधारण धोती में जाते थे। दोस्तों गांधी जी आम लोगों के बीच में एक साधारण धोती में जाते थे। दोस्तों इनका हर व्यक्ति का पहनावा का भी समाज के अंदर प्रभाव पड़ता है दोस्तों, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है चौथा, गांधी जी प्रतिदिन कुछ समय के लिए चरखा चलाते थे, कुछ समय के लिए चरखा चलाते थे। और नेक्स्ट पाँचवा, वह मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम में कोई भेदभाव नहीं रखते थे, मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम में कोई भेदभाव नहीं रखते थे। छठा है, वह सामान्य जनों के सुख दुख में निरंतर भाग लेते थे, सामान्य जनों के सुख और दुख में निरंतर भाग लेते थे और आपको भी भाग लेते रहना है। नेक्स्ट है सातवां, गांधी जी साधारण लोगों की तरह मात्र धोती पहनते थे। वह अपने कार्य स्वयं किया करते थे। दोस्तों अपने कार्य स्वयं किया करते थे गांधी जी, और आपको भी अपने कार्य को स्वयं करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट 8वां के अंदर 22वां प्रश्न है कि किसान महात्मा गांधी को किस तरह देखते थे? दोस्तों किसान है वो महात्मा गांधी को किस तरह देखते थे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। किसान गांधी जी को निम्न रूप में देखते थे, अपना सच्चा हितैषी। पहला दोस्तों किन रूप में गांधी जी को किसान है जो अपना सच्चा हितैषी मानते थे? दोस्तों अपना सच्चा हितैषी, किसान गांधी जी को अपना सच्चा हितैषी मानते थे
किसानों की मान्यता थी कि वह उनके दुखों एवं कठिनाइयों का निवारण करते थे तथा उनके पास सभी स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों को अस्वीकृत कराने की शक्ति है। नेक्स्ट दूसरा है दोस्तों, उदाहरक के रूप में गांधी जी किसानों में बहुत लोकप्रिय थे। गांधी जी तो किसानों में बहुत लोकप्रिय थे। वे गांधी जी को गांधी बाबा, गांधी महाराज, सामान्य महात्मा आदि नामों से पुकारते थे। गांधी जी किसानों के लिए एक उदाहरक के समान थे, जो उनको भू राजस्व की ऊंची दरों और दमनकारी अधिकारियों से सुरक्षा करने वाले तथा उनके जीवन में मान मर्यादा तथा स्वायत्तता वापस लाने वाले थे। गांधी जी की सात्विक शैली तथा साधारण वेशभूषा किसानों को प्रभावित करती थी। नेक्स्ट तीसरा है कि उनका जो चमत्कारी व्यक्तित्व है। क्या दोस्तों? चमत्कारी व्यक्तित्व है। किसानों की दृष्टि से गांधी जी एक चमत्कारी व्यक्ति थे। किसानों की मान्यता थी कि गांधी जी औपनिवेशिक शासन से मुक्ति दिला सकते हैं। उस समय ये अफवाहें भी प्रचलित थी कि गांधी जी की आलोचना करने वाले लोगों के घर गिर गए और उनकी फसलें नष्ट हो गई थी। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ लास्ट और आज का अंतिम प्रश्न है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित जो ऐतिहासिक स्थलों को अंकित करना है। दोस्तों बैराट, रंगपुर, झांसी, आगरा, भाबरू, भड़ोच, सोलापुर, अजमेर। तो इसको मानचित्र सहित नीचे जरूर देखें। चलिए दोस्तों, तो हम बात करते हैं हमारे मानचित्र के 23वें प्रश्न की। मानचित्र में दोस्तों आपको दर्शाया गया आगरा। आगरा कहाँ है दोस्तों? आगरा उत्तर प्रदेश के अंदर है। कहाँ है ये दोस्तों? हमारा जो राज्य है ये कौन सा है? भारत का कौन सा राज्य है? ये उत्तर प्रदेश है। जो आगरा उत्तर प्रदेश के अंदर है। और उसके बाद झांसी पूछे आपको, तो झांसी भी कहाँ है दोस्तों? झांसी ही भी उत्तर प्रदेश के अंदर भी है। तो आगरा और झांसी दोनों कहाँ है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश आपको स्पष्ट नजर आ रहा है कि यहाँ आपको उधर ये उत्तर प्रदेश है। आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा ये उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश के अंदर झांसी और आगरा स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं बैराट। किसकी बात करते हैं? बैराट की बात करते हैं। और बैराट कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है दोस्तों? राजस्थान के अंदर बैराट है। ठीक है ना। नेक्स्ट इसके अलावा बात करते हैं, हमारे नीचे चलते हैं। रंगपुर आया है। कौन सा पूछा है दोस्तों? रंगपुर पूछा है। तो रंगपुर कहाँ है दोस्तों? रंगपुर है गुजरात के अंदर। ये तटवर्ती राज्य कौन सा है? गुजरात है। गुजरात के अंदर क्या है दोस्तों? रंगपुर है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले मानचित्र की। दोस्तों इसको आप शॉर्ट करके मैं पूरा बता देता हूँ। तो दोस्तों ये आपको स्पष्ट रूप से नजर आ रहा होगा, इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट बात करता हूँ अथवा के प्रश्न की। अथवा का प्रश्न है दोस्तों, हमें दो स्थान पूछे हैं। एक पूछा है भाबरू और दूसरा पूछा है अजमेर। दोनों कहाँ हैं दोस्तों? दोनों राजस्थान के अंदर है। आपको ये नज़र आ रहा है, दोनों राजस्थान के अंदर है। उसके अलावा दोस्तों हमें पूछा है भड़ोच। कौन सा दोस्तों? भड़ोच। भड़ोच कहाँ है? ये गुजरात के अंदर भड़ोच है। भड़ोच स्थान कहाँ है? गुजरात के अंदर है। और नेक्स्ट पूछा है सोलापुर। कौन सा दोस्तों? सोलापुर ये भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में है। तो दोस्तों ये अपना संपूर्ण मानचित्र आपको मैंने हल करवा दिया। कैसा लगा? तो आज के सेशन को दोस्तों लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।